जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत मंडपम स्वागतम स्वागतम। भारत मेजबान, महाशक्तियां मेहमान, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। अभी सारे विश्व की जितनी भी आर्थिक शक्तियां हैं वो सारी की सारी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में उनका अभी जमावड़ा है और सम्मेलन चल रहा है जिसका नाम है G20, मतलब ग्रुप 20। ग्रुप 20 में विश्व की बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां सारी समाई हुई है, भारत समेत। भारत तो इसका बहुत देर से इसका मेंबर बना है। इसके पहले बहुत सारे विकसित देश इसमें थे। उस समय इसका नामकरण था G7, फिर ये हुआ G8, आज उसका नामकरण है G20। उसी पर हम चर्चा करेंगे। ये G20 में विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश, मिलिट्री के हिसाब से भी ताकतवर देश, आर्थिक दृष्टि से भी ताकतवर देश, सारे इसी के अंदर में समाये हुए हैं। जैसे मसलन अमेरिका, रूस, जापान, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इत्यादि सारे सब देश इसी के अंदर में हैं G20 में। और कल शाम से ही एक एक करके सारे भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंच गए। कल शाम से स्टार्ट हुआ और कल रात तक या आज सुबह तक पहुंच गए। वास्तव में देखा जाए तो एक्चुअली G20 सम्मेलन 2 ही दिन का है, 9 और 10, मतलब आज और कल। लेकिन कल उसके एक प्री मीटिंग हुई थी, बायलैटरल टॉक्स हुए थे, जिसमें भारत के साथ में बायलैटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता में भारत और अमेरिका के साथ में हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवासीय कार्यालय पर, मतलब उनके घर पर ही। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो अमेरिका से जब भारत पहुंचे तो यहाँ हवाई अड्डे पर दिल्ली में उतरते ही सीधे उनका जो गाड़ियों का काफिला था वो सीधा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचा और वहीं पर उनकी मतलब डेलीगेशन लेवल टॉक भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत के शिष्टमंडल के साथ में उनकी शिष्टमंडल के बीच में हुई और वार्ता करीब 1.5 घंटे चली। वार्ता पश्चात वहाँ की जो एक स्पोक्स पर्सन है अमेरिका की, वो हिंदी में बोली भारत में। बहुत खुशी लगा, बहुत तारीफ करने की बात है। बहुत अच्छी हिंदी में अमेरिका की एक लेडी, मार्गरेट जिनका नाम है, उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में बोला कि हमारी जो भारत के साथ में जो मित्रता है वो दिनों दिन अब परवान चढ़ती जा रही है। वो इसलिए भी बोली कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत या आर्थिक व्यवस्था है अमेरिका, 1 नंबर व्यवस्था में आता है अमेरिका, और उभरती हुई आर्थिक ताकत है भारत, जो आज विश्व में 5वीं महाशक्ति बनी हुई है आर्थिक ताकत के हिसाब से। तो अभी बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने, संक्षिप्त में लेकिन बहुत सुंदर ढंग से भारत अमेरिका के संबंधों की आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी में बहुत अच्छे से व्याख्या की है उनको। इसके लिए भारत की तरफ से और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर हिंदी में बोल के तो बहुत लाखों करोड़ों देशवासियों का दिल भी जीत लिया और बहुत अच्छी वार्ता हुई, सफल वार्ता हुई। डिफेंस के मैटर को लेकर, अन्य मैटर लेकर, जो अभी पिछले 2-3 महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे अमेरिका, वहाँ जो सब बातें हुई और इनकन्क्लूसिव बातें उसमें थोड़ी बहुत रह गई थी, वहाँ वो सब भी बातें कल मेरे ख्याल से पूरी हो गई है। हालांकि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकला है। आशा करते हैं कि कल शाम तक वो जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि वार्ता खत्म होने के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी वगैरह रहती है, वो सब सारे कागजात वगैरह बनते हैं, दस्तखत वगैरह होते हैं। तो कल शाम तक जो बाइडेन जब जाएंगे दिल्ली छोड़ के, तो उस समय जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट कम्युनिके निकल सकती है, आशा करते हैं। अब दूसरे मेहमान, जो बड़े मेहमान आए हैं कल ही, वो हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। वो भारतीय मूल के ही मतलब वंशज हैं
जिनको हम लोग भारतवंशी, वाजपेयी जी ने नामकरण दिया था भारतवंशी हैं। एवं भारत में ही बेंगलोर में उनका ससुराल है। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, उनके वो दामाद हैं। उनकी पत्नी का नाम है अक्षता मूर्ति। कल वो जैसे ही दिल्ली में हवाई अड्डे पर उतरे, उनको हमारे जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया और भारतीय नाच गान से उनका स्वागत भी हुआ कलाकारों के द्वारा। तत्पश्चात अश्विनी चौबे मंत्री महोदय ने उनको रामायण, गीता और गीता भेंट की उनको, एवं साथ में रुद्राक्ष माला भी दी। बहुत खुश हुए ऋषि सुनक। और उन्होंने कल ही प्रेस ब्रीफिंग में भी बोल दिया है कि मुझे तो गर्व है, मैं हिंदू हूँ, सनातन होने का मुझे गर्व है और मेरा ससुराल भी भारत है और मेरे पूर्वज भी भारत से ही गए हुए हैं। और मैं जब मेरी शादी जो बेंगलोर में हुई थी, तत्पश्चात में तो दिल्ली में बहुत दिन रहा हूँ। यहाँ घूम घूम कर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में मैंने खाना भी खाया है। और अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं ये सम्मेलन खत्म होने के बाद दिल्ली के जिन होटलों में मैं, जिन रेस्टोरेंट में मैं खाना खाया हूँ, उन रेस्टोरेंट में फिर से एक बार जाके वहाँ खाना खाऊंगा। ये मेरी इच्छा है। और संभवतया जो लगता है मुझे कि सारे महानुभाव जितने भी जो लोग आए हैं, वो शायद तुरंत कल मीटिंग जैसे खत्म हो जाएगी, कल स्वदेश वो लोग सब रवाना हो जाएंगे। लेकिन ऋषि सुनक वो अपने ससुराल यानी बेंगलोर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ये मेरा कैलकुलेशन है। ये अभी तक कोई मीडिया ब्रीफिंग या मीडिया से इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन कुछ नहीं आया, लेकिन ये मेरा अपने एनालिसिस है, मेरा अनुमान है। अब मैं आ रहा हूँ कि G20 में तो 20 देश हैं, नाम ही है 20 देश। G20 20 देश के अलावा भारत ने 2 स्पेशल इन्वाइटी भी किए थे। वो 2 में से एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, वो भी कल पहुंची थी अपने डेलीगेशन के साथ और उनका भी कल भव्य स्वागत हुआ। तत्पश्चात प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके साथ में भी डेलीगेशन लेवल की टॉक हुई भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद के बीच में। इनके अलावा एक मॉरिशस छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ मतलब पिछले 60-70 सालों से वह भारतवंशियों के ही शासन है। अंग्रेजों के ज़माने में जो यहाँ से जो लोग बिहार यूपी के जो लोग लेबर लोगों को ये अंग्रेज लेकर चले गए थे वहाँ, और वहाँ उनको बसाए थे, अपने काम से अपने मतलब से ही बसाए थे। लेकिन आज वो लोग आज़ाद हैं और सत्ता उनके हाथ में है। उनमें भारतवंशी ही पिछले 50-60 साल से भारतवंशी वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति या वहाँ की संसद के सदस्य ज़्यादातर भारतवंशी ही रहते हैं। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आए थे, जगरनॉट, उनके साथ में भी मोदी जी की कल डेलीगेशन लेवल टॉक हुई वही प्रधानमंत्री आवास पर, और वो भी बहुत खुश दिखे। बहुत हमारे प्रगाढ़ संबंध है मॉरिशस के साथ। इनके अलावा और भी जितने भी देश के लोग आए हैं, करीब 15-16 लोग G20 के जो मेंबर हैं, इनके अलावा उनसे भी आज और कल हमारे भारत के साथ में डेलीगेशन लेवल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल टॉक्स होगी, ऐसी हमें खबर आई है। अब मैं आ रहा हूँ कि इस सम्मेलन को लेकर, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यूनाइटेड नेशन भी, मतलब 20 तो देश हुए और ये 2 स्पेशल इन्वाइटेड देश हुए, बांग्लादेश और मॉरिशस। इनके अलावा आज जो प्रथम बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, उसमें सबसे बड़ा काम ये किए मोदी जी कि पूरा अफ्रीकन यूनियन जैसे यूरोपियन यूनियन है, वैसे अफ्रीका पूरा महादेश में जितने भी देश हैं, करीब 50-52 देश हैं, उनको मिला के एक अफ्रीकन यूनियन बना है। वो अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया। ये फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला है। और भारत की मेजबानी में, भारत की अध्यक्षता में जो आज पहली मीटिंग हुई है, उसी में पहला डिसीजन भी ये हुआ जिसको सारे मेंबर कंट्रीज भी सपोर्ट किए हैं। और अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 से जुड़ गया है और उसके सारी विश्व को और विशेषकर भारत को आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। कभी फिर विस्तार से मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 2 देशों को खास तौर पर, कल मैंने पाकिस्तान को तो बता ही दिया था, इसलिए उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज 2 देश के बारे में चर्चा करना जरूरी समझ रहा हूँ, जिसको भारत ने बुलाया नहीं है G20 में, और दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं। उसमें एक है नेपाल। नेपाल ऐसा देखा जाए
तो अखंड भारत का किसी जमाने में हिस्सा भी रहा है। लेकिन आजकल के जो नेपाल पिछले 10-12 साल से नेपाल के तेवर भारत के प्रति थोड़े बदले बदले हुए हैं। वहाँ पर पहले राजवंश हुआ करता था, फिर वहाँ जब पार्लियामेंट्री शासन हुआ तो नेपाली कांग्रेस भी वहाँ सत्ता में रही। आज भी नेपाली कांग्रेस जो है वहाँ जूनियर पार्टनर के रूप में है, लेकिन इसके माने प्रचंड जो है वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन नेपाली कांग्रेस के साथ में उनका मिलित मंत्रिमंडल गठबंधन हुआ है और वो शासन में है। इसके पहले जो है केपी शर्मा ओली, वो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे आज से करीब 1.5 साल के पहले तक, वो तो संपूर्ण रूप से 100% चीन की गोदी में बैठे हुए थे, चीन के इशारे पर ही काम कर रहे थे और भारत को बीच बीच में गरिया रहे थे। अब जो प्रचंड आए हैं उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। प्रचंड की बेटी भी भारत में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और प्रचंड भी बीच बीच में भारत में आते भी रहते हैं। तो जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी आज से 1.5-2 साल के पहले तक, उसमें और प्रचंड में थोड़ा बहुत अंतर है। प्रचंड थोड़ा अब प्रैक्टिकल हो गए हैं, वो जानते हैं कि भारत से हमको बिगाड़ के रिश्ता रखना ठीक नहीं है। केपी शर्मा ओली ने तो संपूर्ण रूप से बिगाड़ दिया था भारत के साथ में, चीन के इशारे पर, चीन की चमचागिरी करने पर। बात यह है दरअसल कि हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस के शासन था, इंदिरा गांधी के पश्चात जब राजीव गांधी आए, फिर मनमोहन सिंह आए, नरसिंह राव के, विशेषकर ये जो मनमोहन सिंह के टाइम में और राजीव गांधी के टाइम में जानबूझकर भारत माने नेपाल के साथ में हम भारत ने संबंध बिगाड़े हैं, लापरवाही से। जानबूझकर अगर बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लापरवाही से संबंध बिगाड़े हैं। नहीं तो हमारा तो हजारों साल से रोटी और बेटी का संबंध रहा है नेपाल के साथ में। यहां तक कि सीता माता की तो भूमि जनकपुर रही है, जो नेपाल में है जनकपुर, वहीं की बेटी है सीता माता। मतलब भगवान रामचंद्र जी का ससुराल है जनकपुर, अर्थात तो नेपाल हजारों साल से हमारे भारत के साथ में उसके वैसे रोटी और बेटी का संबंध रहा है। अब दूसरी बात, जिनको नेपाल को भारत ने नहीं बुलाया, जो आज चीन के इशारों पर काम कर रहा है, इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि उसको भी सबक मिलना चाहिए ना कि भारत ने हमको क्यों नहीं बुलाया स्पेशल इन्वाइट करके। अब मैं बता रहा हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका के आप सभी जानते हैं कि हजारों साल पहले रामायण में भी उल्लेख आता है, श्री रामचरितमानस में उल्लेख रहता है कि भगवान रामचंद्र जी वहाँ गए थे और श्रीलंका पर चढ़ाई किए थे। रावण वहाँ के राजा थे, सोने की लंका थी, उन्होंने सीता माता का हरण किया था, फिर वहाँ चढ़ाई हुई और भगवान रामचंद्र जी ने अंत में विजय प्राप्त की। वो सभी जानते हैं, बचपन से ही हम लोग पढ़े हैं वो सब बातें। तो बीच में क्या हुआ कि यही कांग्रेस की सरकार, विशेषकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय से ही वहाँ संबंध हमारे श्रीलंका से खराब होते आए थे, खराब हो गए थे और इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि श्रीलंका भी चीन के इशारे पर नाचने लगा, चीन की गोद में जाके बैठ गया और भारत विरोधी काम में जुट गया। अब आस्ते आस्ते जब से मोदी आए हैं तब से श्रीलंका को भी थोड़ी सी श्रीलंका के साथ में भी भारत की नजदीकियां थोड़ी बढ़ी है। उम्मीद है आने वाले वर्षों में श्रीलंका भी हमारे पहले जितना करीब था आज भी अब भविष्य में भी उतना करीब हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसने चीन की चमचागिरी की है, चीन की गोदी में बैठा है, चीन के इशारे पर काम किया है और भारत विरोध में काम किया है, इसलिए उसको भी लेसन देना उचित था। भारत ने, विशेषकर मोदी जी ने उनको लेसन दिया, उचित ही किया, स्पेशल इन्वाइट करके नहीं बुलाने का। और अफ्रीकन यूनियन तो मैंने बताया ही आपको, अफ्रीकन यूनियन जो है वो सारे के सारे वहां जितने 50-55 जो देश हैं सारे के सारे चीन के द्वारा त्रस्त थे, क्योंकि चीन ने वहां शोषण किया है और वो पूरा अफ्रीका महादेश जो है वहां पर खनिज संपदा भरी हुई है और उसके ऊपर वेस्ट की, मतलब पूरे यूरोप और अमेरिका की भी नजर थी और चीन ने वहां काफी दोहन और वहां शोषण भी बहुत किया है और सारे के सारे चीन से, अमेरिका से और यूरोप से परेशान और त्रस्त थे। उनको भारत उनके साथ में खड़ा है, उनको भारत में बहुत ही आत्मीयता दिख रही है, दोस्ती का भाव दिख रहा है और भारत भी वैसा ही भाव उनको दिखा रहा है। इसलिए भारत के कहने पर, भारत के अनुरोध पर अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट भी जो है वो भारत आए एवं भारत ने उनको G20 में भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। इससे सारे अफ्रीका के भी देश बहुत सारे खुश हैं। अब यूनाइटेड नेशन असेंबली के जो चीफ हैं वो भी आए हैं, क्योंकि 14 जो विश्व संगठन है, 14
वो लोग भी सारे के सारे स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर G20 सम्मेलन में शामिल हुए। उसमें यूनाइटेड नेशन भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के और इसके अलावा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी है, और भी अनेक अनेक संस्थाएं हैं जिनको यहाँ पर स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर या ऑब्जर्वर के तौर पर भारत सरकार ने निमंत्रण दिया है, और वे लोग भी सारे के सारे पहुंचे भी हैं और सक्रियता से भाग ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है प्रगति मैदान में, जिसका नामकरण दिया गया है भारत मंडपम, वहाँ एक छवि आकृति जो बनाई गई है, उसमें भारत उड़ीसा की जो कोणार्क चक्र की छवि के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी, सभी देशों के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनका वहाँ पर फॉर्मल स्वागत कर रहे हैं। और उसके स्वागत के पीछे ही उड़ीसा के जो कोणार्क चक्र है, वो कोणार्क चक्र विराजमान है, स्थापित किया गया है। उसको देख के बहुत मन में बहुत खुशी हुई कि मोदी जी के दिल में भी उड़ीसा या कोणार्क विशेष तौर पर जगह बना के रखा है। और वो कोणार्क चक्र के बारे में भी, कोणार्क के भव्यता के बारे में, कोणार्क की शान शौकत के बारे में भी अब विश्व को सबको जानकारी मिलेगी। इससे उड़ीसा को भी पर्यटन में भविष्य में आने वाले दिनों में बढ़ावा मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल मिस्टर गुटरेस, उन्होंने बोला है कि भारत को अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में मेंबर बनाना चाहिए भारत को। वो अपने उनके तर्क भी बहुत मजेदार और बहुत शानदार तर्क हैं। उन्होंने बोला एक तो भारत जो है 140 करोड़ की आबादी है भारत में, जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। दूसरे, आज भारत जो है विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है, और भारत का जिस हिसाब से विकास हो रहा है और आने वाले वर्षों में जिस हिसाब से और भी विकास होने जा रहा है, तो वो भी और भी दिलचस्प रहेगा, शानदार रहेगा। और भारत की उभरती आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रगति सबको ध्यान में रखते हुए भारत में जीवंत गणतंत्र है। इन सब बातों के मद्देनजर भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर होना चाहिए। ये बात यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के उपलक्ष्य में वहाँ के सेक्रेटरी जनरल गुटरेस ने बोली है भारत में आज। बहुत सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ये भी बोला ये बात तो मेंबर नेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसको कब कैसे मेंबर बनाएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये मेरा मत है। उन्होंने अपना मत दिया। और अमेरिका ने भी कल जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, बायलैटरल टॉक्स हुआ, अमेरिका ने भी साफ साफ उनके जो मार्गरेट, उनके जो प्रवक्ता, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम भारत का नाम प्रस्ताव करेंगे। इसके पहले भी जो लोग सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हैं, जैसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, उन्होंने तो बहुत वर्षों पहले बहुत बार बोला है ये बात, केवल लेकिन चीन अड़ंगा डालता रहा है भविष्य में, लेकिन लगता है कि चीन भी शायद सुधर जाएगा और अड़ंगा नहीं डालेगा। इसी उम्मीद हम लोग रखते हैं। अब एक दूसरी बात, दूसरे पक्ष के ऊपर मैं आ रहा हूँ। दूसरा पक्ष क्या है? बूढ़ी कांग्रेस पार्टी के बूढ़े युवराज राहुल गांधी, वो आजकल यूरोपियन यूनियन के जो देश है बेल्जियम, वहाँ की जो राजधानी है ये ब्रुसेल्स, वहाँ पर विराजमान हो रखे हैं। देखा जाए तो बेल्जियम की जो पूरा एरिया है वो तो उड़ीसा से भी छोटा है, और ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी है वो भारत का जैसा पूना शहर है ना, पुणे शहर, उसके करीब उसकी आबादी है। वहाँ पर बूढ़े युवराज वहाँ पर जमे हुए हैं। और ये जो है जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका के एक बिगड़ेल रईसपति हैं, अरबपति हैं, उन्होंने तो भारत विरोधी एजेंडा चला ही रखा है। बात बात में कांग्रेस पार्टी को और दूसरे विरोधी दलों को फंडिंग कर ही रहे हैं। एकदम ओपन उन्होंने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-3 महीना पहले। इसमें कोई छिपने छुपाने वाली बात नहीं है। ओपन उन्होंने बोला है कि हम नहीं चाहते भारत की प्रगति, हम नहीं चाहते फिर से एक बार मोदी सरकार आए भारत में। ओपन, कोई लुका छिपी का काम ही नहीं है। और उन्हीं के एजेंडे पर, उन्हीं के पैसे के ऊपर राहुल गांधी की यात्रा अभी चल रखी है यूरोप, और वो ब्रसेल्स में बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। उन्होंने कल वहां पर लोगों से जो वार्ता के अंदर में लोगों को बोले कि भाई, क्योंकि आजकल तो वो चीन के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, चीन के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। उन्होंने ओपन वहां एक सम्मेलन में बोला
वो भी सम्मेलन भी प्रायोजित था। यहाँ जो उड़ीसा के जो टीटलागढ़ से गए हुए हैं, वो इनके पापा जी को जो फ्रेंड है, जो श्याम पिट्रोडा के नाम से जाने जाते हैं, वो दरअसल सत्यनारायण बढ़ई उनका असली नाम है। उड़ीसा से ही गए हुए हैं 1960 के दशक में अमेरिका। वो आजकल एक अभिभावक के तौर पर राहुल गांधी को घुमाने का जिम्मा दे रखे हैं यूरोप में और अमेरिका में। तो उनके साथ में ही वो सम्मेलन में भाषण दे रहे थे और उन्होंने साफ साफ शब्दों में राहुल गांधी ने कल बोला कि चीन के पास विजन है और इंडिया के पास विजन नहीं है। मतलब हम लोग जो है, चीन के पास तो दिशा है, चीन की भाषा में बोले चीन के पास दिशा है, और हम लोग मतलब भारतवासी जो है दिशाहीन हैं, विजन नहीं है ना हमारे पास। तो मतलब इन्होंने वो जो बोलते हैं ना जिसको कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, तो राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट है वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे हैं, अपने पांव पर भी मारे हैं और अपनी जो कांग्रेस पार्टी है और इंडिया विथ डॉट्स अलायंस वाली जो है उनके पांव पर भी कुल्हाड़ी मारे हैं, जिसका जवाब भारत की जनता आने वाले महीनों में और आगामी लोकसभा चुनाव में अवश्य देगी। इसी के साथ मैं आज की वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं और अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।